वेलकम माय डियर फ्रेंड्स इन दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है एमपी गवर्नमेंट के अंदर, उस एग्ज़ामिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और वो एग्ज़ामिनेशन स्पेशली जो एग्रीकल्चर साइंस के जो स्टूडेंट है, जो एग्रीकल्चर से जो बीएससी करते हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट होने वाली है। और उस एग्ज़ामिनेशन के बारे में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस आई है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। एग्ज़ामिनेशन प्लान के भी बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एग्ज़ामिनेशन ओरिएंटेड जो स्टडी होगी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस एग्ज़ामिनेशन की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं हमेशा मध्य प्रदेश से रिलेटेड एग्ज़ामिनेशन, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए एमपी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ामिनेशन या एमपी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग हो या कोई भी चीज़ अगर है, तो आप सबसे पहली चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, वहाँ पर मैं उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपलोड करते रहूँगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि ये एग्ज़ामिनेशन क्या कहती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखिए, वैकेंसी है आपकी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी। ठीक है, तो ये जो दो लेवल की जो पोस्ट है ये जनरेट हुई है एमपी गवर्नमेंट के अंदर। मैं आपको बता दूं, ये जो पोस्ट जो जनरेट हुई है, ये पोस्ट बहुत दिनों के बाद जनरेट हुई है। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इन एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आप जो नोटिफिकेशंस में देख लीजिए। जितने भी क्राइटेरियाज या नोटिफिकेशंस है एज से रिलेटेड, सारी नोटिफिकेशंस आप जो है वो आप स्टडी कर लीजिए। लेकिन हम इस एग्जामिनेशन के जो की पॉइंट्स है उनको डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में 614 पोस्ट जो है आपके लिए जो रेगुलर स्टूडेंट मतलब जो रेगुलर कैंडिडेट्स होंगे या रेगुलर जॉब मतलब रेगुलर पोस्ट के लिए होगी। ठीक है, उसमें 153 जो पोस्ट होगी वो संविदा पोस्ट होगी और जो 24 जो पोस्ट होगी वो बैकलॉग होगी। ठीक है भी, अब इसमें 614 पोस्ट में 153 पोस्ट में और 24 पोस्ट में फिर कैटेगरी वाइज डिवाइड भी किया गया है। तो ये जो आपको नोटिफिकेशन में पूरा क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा जो पोस्ट जनरेट हुआ है ये आपके लिए वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी 58 पोस्ट जो है रेगुलर होगी और आपका 14 पोस्ट जो है वो आपकी संविदा होगी। इसमें किसी भी प्रकार का बैकलॉग का पोस्ट नहीं है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रेजुएशन, जबकि इस चीज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एग्रीकल्चर फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। और इसमें भी फिर अलग अलग कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह होंगे जो कि बीएससी करने वाले जो स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में या फिर एमएससी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड है आपको नोटिफिकेशन में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, एग्जामिनेशन डेट 10 से 13 फरवरी को होगा और ये कंप्यूटराइज बेस्ड जो टेस्ट होगा, सीबीटी लेवल का एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा और इसमें किसी भी प्रकार के माइनस मार्किंग का अभी कोई जिक्र नहीं है। ठीक है भी, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन में जैसा मेंशन किया गया है। ठीक है, तो 10 से 13 फरवरी तक अगर एग्जामिनेशन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा, शिफ्ट में होगा। और अगर शिफ्ट में होगा, अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन, तो फिर इसमें नॉर्मलाइजिंग वाली प्रोसेस भी फॉलो की जाएगी। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के बारे में फिर मैं आपको आगे जाकर के बता दूंगा, जब ये एग्जामिनेशन करीब में आ जाएगा। एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले मैं आपको नॉर्मलाइजिंग कैसे होना है ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। ठीक है, हालांकि इस पर अभी आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप डेट याद रखिए 10 से 13 फरवरी के बीच में। और जब कभी भी डेट 1 से 2 डेट मतलब एक से ज़्यादा डेट होती है तो फिर जो एग्जामिनेशन होते हैं शिफ्ट में होते हैं, और शिफ्ट में जब कभी भी एग्जामिनेशन होता है तो नॉर्मलाइजिंग की प्रोसेस को फॉलो करना होता है। इसमें फिर आपके स्कोर कभी कम होते हैं कभी बढ़ जाते हैं, वो प्रोसेस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिए, 25,300 से 80,500 प्लस डीए, ये जो डियरनेस अलाउंसेस होता है इसको लेकर के सैलरी कैलकुलेट होती है। तो जो बेसिक सैलरी है वो 25,300, उससे ज़्यादा ही आपको सैलरी मिलेगी अगर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में अगर आप चयनित होते हैं तो। इसमें आप देख लीजिए 36,200 से 1,14,800 प्लस डीए, मतलब आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 36,200 से ज़्यादा होगी। जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, जब आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे, उस समय स्टेट गवर्नमेंट का जो डीए कितना परसेंट चल रहा होगा उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि डीए अगर मान लीजिए 20% के अराउंड अगर चल रहा होगा तो 36,200 का 20% निकाल करके इस सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा इस लेवल की पोस्ट के लिए गवर्नमेंट के ओर से और भी कुछ अलग से कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती होगी, तो वो सब चीज़ें जो है सैलरी वगैरह एक अलग चीज़ हो गई। पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद ये सब सारे कैलकुलेशंस तो आपको अपने आप ही पता चल जाएंगे।
ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक समझाने के लिए बता दिया कि इस पोस्ट के लिए सैलरी स्ट्रक्चर कम है और इस पोस्ट के लिए सैलरी स्ट्रक्चर ज़्यादा है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ग्रेजुएशन है, जबकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है एग्जामिनेशन, क्योंकि फाइनली एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होना ही आपका टारगेट है, ठीक है। तो जो एग्जामिनेशन को लेकर के आप लोगों ने नोटिफिकेशन में स्टडी किया होगा कि जो एग्जामिनेशन प्लान किस प्रकार का है। तो एग्जामिनेशन प्लान बड़ा क्लियर कट दिया हुआ है कि 100 क्वेश्चन आपके मेन स्ट्रीम से होगा, मतलब 100 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के सिलेबस से होगा। लेकिन इन स्ट्रीम के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो 58 पोस्ट के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनके लिए सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा सा हायर लेवल का होगा, क्योंकि सीधी सी बात है ये जो पोस्ट है थोड़ा सा हायर लेवल की है। और इस वाली जो पोस्ट के लिए जो सिलेबस है ये डिफरेंट है। मतलब जो 100 क्वेश्चन का जो आपका जो मेन स्ट्रीम सिलेबस है जो कि एग्रीकल्चर से आता है, वो आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा दोनों के लिए। तो नोटिफिकेशन में क्लियरली सिलेबस मेंशन किया गया है आपके मेन स्ट्रीम का जो एग्रीकल्चर से होगा। उसके बाद 100 क्वेश्चन जो होगा आपका नॉन टेक का होगा। मैं आपको एक और चीज बता दूं, एग्जामिनेशन जो होगा वो 3 घंटे का होगा। 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 180 मिनट में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए सेपरेट पेपर होगा, मतलब एक शिफ्ट में इस एग्जामिनेशन के लिए और इस एक शिफ्ट में दूसरी एग्जामिनेशन के लिए। तो शिफ्ट वाइज भी एग्जामिनेशन अलग अलग होंगे, ठीक है भी। दूसरी चीज चलते हैं। हाँ, अब इसमें जो 100 क्वेश्चन का जो नॉन टेक पोर्शन है, जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, 100 क्वेश्चन का नॉन टेक्निकल पोर्शन में जो 6 इंटीग्रेटेड पार्ट हैं, वो 6 इंटीग्रेटेड पार्ट कौन से हैं? जनरल नॉलेज का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ्स का है, साइंस का है और सामान्य अभिरुचि का है। यहाँ पर एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक लेवल का प्रॉब्लम जरूर होगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या काम करना है। जनरल नॉलेज में आपको क्या काम करना है? जनरल नॉलेज में आपको 3 लेवल फॉलो करना है। एक तो वर्ल्ड करंट अफेयर, एक तो आपका नेशनल करंट अफेयर, एक तो आपका स्टेट करंट अफेयर, ठीक है। तो आपको इस बेसिस पर तैयारी करनी है कि जो नॉन टेक का जो 100 क्वेश्चन है उसको लेकर भी आपको एक प्लानिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आपकी कुछ भी आप उठा लीजिए और कुछ भी आप स्टडी करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए जनरल नॉलेज को भी आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब जो मध्य प्रदेश का जो थोड़ा सा जनरल नॉलेज को पता होना चाहिए, हमारे नेशनल लेवल पर क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पर क्या करंट अफेयर्स चल रही है, ये सारी चीज़ों को लेकर के आपको 3 लेवल पर जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज को थोड़ा सा स्टडी करना है, ठीक है। इसके अलावा सामान्य हिंदी और इंग्लिश, ये जो 2 सिलेबस है बिल्कुल फिक्स है। आपको इंग्लिश में कौन कौन से सिलेबस, जैसे आर्टिकल, नरेशन, प्रीपोजिशन, सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऐसे जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आपको स्टडी करना है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर इंग्लिश में। और हिंदी के जो व्याकरण वाले जो पोर्शन होते हैं, हिंदी में व्याकरण वाला जो पोर्शन, इंग्लिश में ग्रामर वाला जो पोर्शन, इन पोर्शन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। तो आपका ये 2 पोर्शन जो है फिक्स पोर्शन है। इसके लिए आप मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल है और यहाँ पर कुछ जैसे ल्यूसेंट की बुक है उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स, मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है एप्टीट्यूड को आपको फॉलो करना है। और आपको बता दूं कि आपका जो नोटिफिकेशन में सिलेबस क्लियर कट नहीं दिया है, केवल टॉपिक्स लिख दिए गए हैं। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि 100 क्वेश्चन जो आएंगे ये 6 पोर्शन में कैसे कैसे डिवाइड है, ये भी आपको नहीं बताया गया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ सपोज करना है, कुछ मानना है, कुछ एज्यूम करना है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। तो मैथ्स में आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, जनरल साइंस में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को जनरल लेवल पर 9th और 10th लेवल की जो आपके पास में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला जो पोर्शन रहता है 9th और 10th लेवल का, इसके लिए आप बेहतर है कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर आप एक काम करिए, मार्केट में ल्यूसेंट की बुक बहुत अच्छी होती है और ल्यूसेंट की बुक से आपका जनरल साइंस हो जाएगा। सामान्य अभिरुचि में आप ये देखिए जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, रीजनिंग वाले पोर्शन की आप स्टडी कर लीजिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो इंटीग्रेटेड सिलेबस है वो 100 मार्क्स का आएगा, लेकिन कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आएगा ये सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। तो आपको क्या काम करना होगा, 100 मार्क्स का है, टोटल 6 सेक्शन है। तो आप एक काम करिए, कोई 4 सेक्शन को 15-15 मार्क्स का मतलब काउंट कर लीजिए। कोई 4 सेक्शन को 15-15 मार्क्स का काउंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सामान्य हिंदी को हमने 15 मार्क्स का, सामान्य इंग्लिश को 15 मार्क्स का, मैथ्स आपने 15 मार्क्स का कर लिया। और इसके अलावा रीजनिंग वाला जो पोर्शन है,
रीजनिंग वाला पोर्शन हमने 15 मार्क्स का कर लिए और 2 कोई सेक्शन को आपने जो है 20 मार्क्स का कर दिए। तो ये देखिए आपका ये हो गया आपका 60 मार्क्स और ये हो गया आपका 40 मार्क्स, तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का हो गया। और जब कभी भी मान लीजिए कि किसी सिलेबस में इतने सारे इंटीग्रेटेड सिलेबस होते हैं तो आपको एज्यूम करना पड़ता है कि ये पोर्शन आपको इतना पढ़ना है, ये पोर्शन आपको इतना पढ़ना है, लेकिन आपको सिलेबस तो पूरा का पूरा ही स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है और ये वैकेंसीज बहुत सालों बाद, बहुत लंबे टाइम गैप के बाद अगर मान लीजिए पब्लिश हुई है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। एज लिमिट आप देख लीजिए, एज लिमिट 40 ईयर्स तक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कई सालों से वेट कर रहे थे और समय लगभग सभी को बराबर मिला है। और ये 100 नंबर का जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इन एग्जामिनेशन में कोई दूसरे स्ट्रीम के मतलब एग्रीकल्चर से हट करके कोई दूसरे स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर सकते। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन का जो आपका जो कॉम्पिटिशन है ये सभी लोगों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये जो 100 क्वेश्चन आपका मेन स्ट्रीम है, जो स्टूडेंट लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो ये चीज़ करना ही पड़ेगा। इसमें कंपटीशन आपका स्ट्रीम का है और इसमें कंपटीशन सभी लोगों के लिए बराबर है। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी स्टूडेंट्स इन दोनों एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आपको स्कोर को लेकर के एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और मैंने अपनी ओर से आपको एक टारगेट दे दिया आपके पास में। जब कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके बाद आपके पास में एक टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ इस एग्जामिनेशन के लिए, और उस टारगेट को आप अचीव कीजिए और एक बेहतरीन सैलरी वाली इस जॉब को आप हायर कीजिए, इस जॉब में आप ज्वाइन कीजिए। मेरी बेस्ट विशेष रहेगी एग्जामिनेशन के लिए। बीच में अगर मान लीजिए आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल्स के बारे में भी वीडियोस बना करके दे सकता हूँ। बीच बीच में अगर मान लीजिए आपको मोटिवेशन के लिए अगर कुछ गाइडलाइंस अगर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जो भी आपके कॉन्सिक्वेंसेस प्रॉब्लम या आपके डिस्कशन को लेकर के जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल लेवल पर आपको गाइड करने की कोशिश करूं। ठीक है, लेकिन एक टारगेट मेरी तरफ से मैं आपको देना चाहूंगा इस एग्जामिनेशन के लिए। आप अपने मेन स्ट्रीम सिलेबस में जो कि एग्रीकल्चर का होगा उसमें कोशिश करिए कि 80% या 80+ स्कोर करिए। और नॉन टेक पोर्शन में ये जो 6 सेक्शन है इसके लिए एक बेहतरीन प्लानिंग कीजिए, पूरा टाइम टेबल बनाइए, टेस्ट सीरीज के लिए प्लान कीजिए, डेली क्वेश्चंस लगाने के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। इंटीग्रेटेड सिलेबस में जो स्टूडेंट्स अच्छे स्कोर कर जाएंगे वो इस टारगेट को इजीली अचीव करेंगे। और इन दोनों में से किसी जो भी आपके एलिजिबिलिटी में एग्जामिनेशन होंगी उन एग्जामिनेशन में आप इजीली किसी एक पोस्ट के लिए आप ज्वाइन करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे तरफ से आप लोगों के लिए टारगेट है 150 नंबर प्लस के लिए आप टारगेट लेकर चलिए और ये मार्क्स आपको अचीव करना है। इस विज़न के साथ आप अपना एक बेहतरीन टाइम टेबल तैयार कीजिए और इस बेहतरीन टाइम टेबल के साथ में आप दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, जनवरी का और दिसंबर का 2 महीना और यहाँ से कुछ दिन। ये वीडियो मैं आपको शूट कर रहा हूँ इस समय नवंबर 14 को। ठीक है भाई, तो नवंबर 14 की इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं आपके पास में 2.5 महीने का समय है और 2.5 महीने के समय आप जितना बेहतर कर सकते हैं कर लीजिए। एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। 2.5 महीने कुछ जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स को भूल करके टाइम टेबल को मैनेज करते हुए एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, शानदार स्टडी मटेरियल के साथ में स्टडी कीजिए, शानदार प्लानिंग के साथ में स्टडी कीजिए और एक बेहतरीन टारगेटेड स्कोर को ध्यान में रख करके एक टाइम टेबल मैनेज करते हुए स्टडी कीजिए। आपका एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होगा, ये मेरी बेस्ट विशेस है। विश यू ऑल द बेस्ट।